हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज कन्यादान कविता का दूसरा भाग। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं इस कविता को लिखा है ऋतुराज जी ने और इसमें उन्होंने एक सामाजिक परंपरा का खंडन किया है। सामान्यतः हमारे समाज के अनुसार एक माँ विदाई के समय अपनी बेटी को यही सीख देती है कि जब वह ससुराल जाए तो वह सबका कहना माने और किसी के सामने अपनी जुबान ना खोले, वह शांतिपूर्वक सबका कहना माने। और इस तरह से हमारे समाज में अनेक प्रकार से स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें अनेक प्रकार से उनके साथ हिंसा की जाती है। तो यहाँ पर माँ अपनी बेटी को कमज़ोर होने के बजाय उसे सबल होने की शिक्षा दे रही है। वह कह रही है कि तुम जाना, स्त्री होना पर स्त्री जैसी दिखाई मत देना। स्त्री होने का अर्थ है कि तुम कोमल रहना, सरल रहना, सबको प्रेम देना, किंतु स्त्री जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कमज़ोर और अबला मत दिखाई देना। जब भी कोई तुम पर अत्याचार करे तो उसका विरोध करना। तो कुछ इसी भाव के साथ उन्होंने अपनी ये कविता लिखी है। अब हम एक बार रिकैप करते हैं लास्ट पार्ट में कवि ने कहा, माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तब उसका दुख वास्तविक होता है, इतना वास्तविक होता है कि उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी को किसी को दान में दे दिया है और अब उसका जो सर्वस्व है वो किसी और का होने वाला है। एक माँ के लिए एक बेटी सुख दुख की साथी होती है, सबसे निकट होती है, तो माँ को बहुत अधिक गहरा दुख होता है जब वह अपनी बेटी को विदा करती है। तो आगे कवि कहते हैं कि लड़की अभी भोली थी, सरल थी, उसे अभी तक दुनियादारी की समझ नहीं थी, क्योंकि अभी तक वह अपने घर में अपने माँ बाप के साथ रही थी, बाहरी लोगों से वह अभी तक मिली नहीं थी। तो वह सीधी और भोली थी, उसको अभी तक जीवन की चालाकियों का ज्ञान नहीं था। जीवन में कैसी चुनौतियां आती हैं, कैसी कठिनाइयां आती हैं, उसने अभी तक नहीं देखा था। उसे तो केवल सुखों का ही आभास था। और इस तरह से कवि कहते हैं कि उसने अभी सिर्फ सुख देखे थे, दुख कहना भी उसे नहीं आता था। ओके, नाउ लेट्स बिगिन टुडेज पार्ट। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इन पंक्तियों में कवि के अनुसार जो माँ है वो विदा करते हुए अपनी बेटी को एक सीख दे रही है, उसे कुछ समझा रही है। वह कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात जब बेटी का विवाह होता है तब वह अनेक प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से सजती है। उस समय उसका रूप और सौंदर्य निखर जाता है, तो बाहरी लोग सभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं। लड़की भी अपने रूप और सौंदर्य के मद में अपने ऊपर गर्व करने लगती है। और जब तुम इस तरह की भावना अपने अंदर पालोगी, जब तुम अपने रूप पर खुद ही मोहित हो जाओगी, तब तुम समझदार नहीं रहोगी। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तब तुम उनके शब्दों के जाल में फंस जाओगी। तुम्हें लगेगा कि वास्तव में वो तुम्हारे हितैषी हैं और तुम्हारा रूप सौंदर्य तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। अब इस पंक्ति के कई भाव हो सकते हैं। अब ये कवि कहता है कि जब लड़की का विवाह होता है तो वह अनेक प्रकार के सपने सजाती है, अनेक प्रकार की वो आकांक्षाएं अपने मन में पाल लेती है। उसे लगता है कि विवाह सुखों का समंदर है, जब उसका विवाह हो जाएगा तो बहुत सारे गहने और आभूषण मिलेंगे, वो सुंदर दिखेगी, और इस तरह के सपनों में वो खो जाती है और जीवन की कठोर वास्तविकता से वो अनजान रह जाएगी। इसीलिए माँ कहती है कि जीवन सिर्फ विवाह के बाद जो जीवन होगा वो सिर्फ सुखद ही नहीं होगा, वहाँ कुछ चुनौतियाँ भी आएंगी। इसलिए तुम अपने रूप के सौंदर्य जाल में फंसकर जीवन की उस सच्चाई को भूल मत जाना कि वहाँ तुम्हें दुखों का सामना भी करना पड़ सकता है।
विवाह के बाद तुम्हारा जीवन दुखद और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। तो इस तरह से कवि आगे कहता है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात समाज में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं आती हैं जब बहुओं को, लड़कियों को उनकी ससुराल में आग में जला दिया जाता है। इसी कुरीति पर व्यंग करते हुए कवि ने कहा है कि जब तुम अपने ससुराल में जाना तो ये बात याद रखना कि आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है, ना कि लड़कियों को जलाने के लिए। तुम उस आग से रोटियां सेकना, किंतु जब कोई तुम्हें उस आग में जलाने का प्रयास करे तो डटकर उनका सामना करना, उनका विरोध करना और चुपचाप अपने प्राणों की आहुति मत दे देना। तो इस तरह से माँ उसे मजबूत बनाने का प्रयास करती है, उसे समाज के अत्याचारों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। अर्थात कवि कहता है कि जब तुम ससुराल जाओगी तुम्हें वहाँ अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण उपहार में दिए जाएंगे। तो वो वस्त्र आभूषण पाकर तुम उन्हें अपना हितैषी समझ बैठोगी, तुम उन्हें अपना शुभचिंतक समझ बैठोगी, किंतु हो सकता है कि उन वस्त्र और आभूषण के पीछे उनकी कोई चाल हो। अर्थात वो तुम्हें वस्त्र और आभूषण देकर अपने प्रेम में, अपने मोह पास में बांधना चाहते होंगे, अपने शब्दों के जाल में फंसा सकते हैं। तो तुम इस बात से सतर्क रहना। वस्त्र और आभूषण स्त्री जाति के बंधन रहे हैं। इन्हीं वस्त्र और आभूषणों के द्वारा स्त्रियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया जाता है, उन्हें अपने मोह जाल में फंसा लिया जाता है। वो उन पर भरोसा करने लगती हैं, उन्हें अपना समझ बैठती हैं और इस प्रकार उनके साथ अनेक प्रकार के विश्वासघात भी होते हैं, उन्हें धोखा दिया जाता है, उन पे अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। तो तुम इन सभी बातों से सतर्क रहना। तुम शब्दों और आभूषणों के जाल में, उनके मोह में मत बंध जाना। आगे माँ कहती है कि माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस पंक्ति के कई भाव निकलते हैं। लड़की होने का भाव यहाँ पर यह है कि लड़कियों को कोमलता का, प्रेम का, सरलता का प्रतीक माना जाता है। और लड़की जैसी दिखाई मत देना का भाव है कि समाज में लड़कियों को अबला कहा जाता है, उन्हें कमज़ोर कहा जाता है। तो जहाँ उनके कुछ गुण हैं, जैसे कि कोमलता, सरलता, उनका प्रेम, वो उनकी खूबियाँ हैं, उनके गुण हैं, किंतु समाज ने उन्हें उनकी निर्बलता, उनकी कमज़ोरी समझ लिया है। तो माँ ने कहा कि तुम जब जाना तुम अपनी ससुराल में सबको प्रेम देना, सरल रहना, उनको सम्मान देना, किंतु तुम कमज़ोर मत होना, तुम अबला मत बनना। यदि तुम पर कोई अत्याचार करे, कोई तुम पर हिंसा करे, तो तुम उसका डटकर सामना करना, उनका विरोध करना। तो इस तरह से माँ जो है वो एक परंपरावादी नियम को, परंपरावादी एक विचारधारा को तोड़ते हुए अपनी बेटी को नई सोच देती है, समाज के इस ढांचे को बदलना चाहती है। वह अपनी बेटी को विरोध करना सिखाती है, वह उसे अत्याचार के खिलाफ खड़े होना सिखाती है। तो इस तरह से कवि ने समाज की एक कुरीति, एक परंपरा पर कटाक्ष किया है और इस कविता के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी है, ताकि वह अपनी इस कुंठित मानसिकता को बदल सके। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप you understood very well this poem. Now look at the slide. Word meanings, important facts about the poem, question answer for practice, and in next video we will again come with new topic. Till that time, be happy, be healthy. Thank you. Have a good day. Bye bye.